गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पिछला वीडियो देखा होगा आपने सभी ने। उसमें मैंने जितने भी महाजनपद थे उनके बारे में बताया था। अब मैं आपको उन्हीं महाजनपदों को एक बार वापस रिवीजन करेंगे अपन। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी घर पर काफ़ी अध्ययन कर रहे होंगे। अब देखो, जो मैंने वापस रिवीजन करेंगे अपन, जितने भी अध्ययन अपन ने जितने भी महाजनपद पढ़े थे उनका वापस महाजनपद। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजगृह। कंबोज की राजधानी हाटक या राजगृह। दूसरा अपन ने पढ़ा था कांधार। इसकी राजधानी पढ़े थे अपन ने तक्षशिला। जिसके बारे में बताया था आपको, ये एक विश्वविद्यालय रहा था जिसके चाणक्य गुरु थे। एक चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो इस तक्षशिला विद्यालय के ही अध्यापक रहे थे। उसके बाद में अपन ने मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु के बाद में सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा, वर्तमान नाम। पहले इसको मथुर के नाम से भी जानते थे। पहले का नाम सूरसेन नाम था, जिसकी राजधानी मथुरा, वर्तमान नाम मथुरा है, जिसको मथुर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद में सूरसेन के बाद में मत्स्य, ये राजस्थान के जो महाजनपद है, राजस्थान में भी आते हैं ये महाजनपद। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दक्षिणी भारत का महाजनपद अस्मक की राजधानी अपन ने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी कोतन। अस्मक के बाद में अपन ने पढ़ा था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो पढ़ी थी अपन ने पढ़ी थी महिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अवंती के बाद में अपन ने सबसे पहले पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर। या कामकेल्य। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर या कामकाल। उसके बाद में अपन ने कौशल, जो भगवान राम का संबंध जिस महाजनपद से था वो था कौशल, जिसकी राजधानी वर्तमान अयोध्या थी। और बौद्ध काल के समय, ऐसे तो अयोध्या थी कौशल की राजधानी, लेकिन बौद्ध काल के समय, आपके बौद्ध काल दे रखा है, बौद्ध काल के समय कौशल की राजधानी जो उत्तरी कौशल था, सरयू नदी कौशल के बीच में होकर निकलती है। जो उत्तरी कौशल, जो सरयू नदी दो भागों में बांटती है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती।
श्रीवास्तव बोलते हैं, श्रवास्तव बोलते हैं। कौशल के बाद में मल, कौशल के बाद है मल। मल की राजधानी कुशीनारा, कुशीनारा या कुशावती। मल के बाद में कौशल, मल, काशी। काशी की राजधानी, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। उसके बाद में मगध, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। मगध की राजधानी दो थी वैसे, राजगृह या गिरिव्रज। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हो गई। बाद में बृहदत्त एक शासक हुआ था, बृहदत्त का बेटा जरासंध, जरासंध के समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। अब मगध के बाद में अपन ने वत्स, वत्स की राजधानी अपन ने पढ़ी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स के बाद में अपन ने पढ़ा था वज्जी। वज्जी की राजधानी विदिशा या मिथिला। वज्जी की राजधानी विदिशा या मिथिला। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो राजधानियां बची, दो को मैं इधर लिख देता हूँ। कौन कौन सी बची? एक तो वज्जी के बाद में चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। 15वां और 16वां महाजनपद अंतिम। चेदी के बाद में अंग, अंग की राजधानी चंपा। ये अपनी पूरी 16 राजधानी है, इनको आपको कंटेस्ट याद कर लेना है। 1 नंबर इसमें से डेफिनेट आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है इसमें से। कंबोज की राजधानी आटक या राजगृह। गांधार की बोलो एक साथ, मेरे साथ ही बोलो। गांधार की राजधानी तक्षशिला। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। शूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर या कांपिल्य। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। मल की राजधानी कुशीनारा या कुशावती। काशी की राजधानी वाराणसी। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज या पाटलिपुत्र। तो आपको केवल राजगृह और गिरिव्रज याद रखने, पाटलिपुत्र को याद नहीं करना, ये बाद में राजधानी बनी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी विदिशा या मिथिला। चेदी की राजधानी शक्तिमती। अंग की राजधानी चंपा। ये पूरे 16 महाजनपदों की राजधानियां हो गई, जो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना इनका, ये आपकी पुस्तक में भी दे रखी है अच्छी तरीके से। अब देखो अपन राजस्थान के महाजनपद पढ़ेंगे। अब राजस्थान के महाजनपदों में इसमें 3 जो दे रखे हैं, ये तीनों ये राजस्थान के महाजनपद थे। राजस्थान के क्या थे? ये महाजनपद। इनका अपन की पुस्तक में वर्णन आया है, मत्स्य का, कुरु का, शूरसेन का। और बाकियों की केवल राजधानी दे रखी है, वर्णन केवल इन तीनों का है, मत्स्य का, कुरु का, शूरसेन का। और जनपद भी इसमें शामिल किए गए अपनी पुस्तक में, जो है जांगल और सिवी। जांगल और सिवी वे केवल जनपद थे, महाजनपद नहीं थे, जांगल और सिवी। इनको
याद कर लेना अच्छी तरीके से, मैं साफ कर देता हूँ। अब देखो राजस्थान के महाजनपदों के बारे में अपन पढ़ेंगे। मत्स्य, ये महाजनपद हो गए, इनकी राजधानी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। याद कर लेना, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वर्तमान में नाम इसका बैराग है। इसमें मैं नक्शे के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखो कौन से क्षेत्र पर कौन सा महाजनपद आता है। ये अपना राजस्थान का ये राजस्थान का अपना नक्शा हो गया। अब देखो सबसे पहले मत्स्य, राजधानी विराटनगर। इसमें जो क्षेत्र आता है वो आता है जयपुर का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर और चंबल क्षेत्र के, चंबल की पहाड़ियां। चंबल की पहाड़ियां और जो भी बनास नदी का बेसिन है वो इसमें अधिकतर कुछ भाग इसमें मत्स्य क्षेत्र में सम्मिलित होता है। मत्स्य का हमारे महाभारत के समय में भी मत्स्य का वर्णन आया है। महाभारत में भी विराटनगर, जहाँ पर हमारे जो पांडव हुए थे, जो पांडवों ने अज्ञातवास का समय कुछ दिन वहाँ पर बिताए थे, जिसमें अपन देखते हैं सरिस्का के अंदर पांडुपुर भर्तरी का मंदिर है, जहाँ पर सोए हुए हनुमान जी, शयन अवस्था में हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। वो वही स्थान है जहाँ पर भीम का घमंड तोड़ने के लिए भगवान हनुमान जी लेट गए थे, जिनकी पूछ वो उठा नहीं पाए, वहीं तो वहाँ पर सोए हुए अवस्था में उनकी मूर्तियां स्थापित। तो वो विराटनगर था, जहाँ पर कुछ समय के लिए वहाँ का राजा विराट था। उस समय महाभारत के समय जब अर्जुन पांडवों ने वहाँ रात बिताई थी, वहाँ कुछ दिनों तक रुके थे। उस समय विराटनगर का राजा विराट था, जिसके नाम से विराटनगर पड़ा। वर्तमान में नाम बैराग है इसका, बैराग। समझ में आ गया? जयपुर, अलवर, जयपुर कुछ भाग, जयपुर पूरा नहीं, जयपुर कुछ भाग, अलवर, भरतपुर और चंबल की पहाड़ियां इस क्षेत्र में आती थी, मत्स्य क्षेत्र में। एक अपना महाजनपद अपन ने पढ़ा है कुरु, जिसकी राजधानी पढ़ी थी अपन ने इंद्रप्रस्थ। इसमें भी कुछ भाग ये वाला क्षेत्र है। अब यहां कौन से जिले पड़ते हैं अपने? वही अलवर, भरतपुर। ये किस क्षेत्र में आते थे? कुरुक्षेत्र में। अलवर, कुछ अलवर का कुछ भाग। अब देखो आधा अलवर इसमें आता है, आधा अलवर कुरुक्षेत्र में आता है, और भरतपुर का कुछ भाग कुरुक्षेत्र में आता है। एक अपन ने पढ़ा था सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। मथुरा में अब देखो सूरसेन अपने वर्णन दे रखा है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। याद रखना, सूरसेन की राजधानी मथुरा। इधर लिख लेता हूँ, दिखना नहीं हुआ, मथुरा। इसमें जो अपना ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र जानते हो किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत। जो ब्रज क्षेत्र है वो सूरसेन के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी क्या है? मथुरा। तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर, धौलपुर का क्षेत्र इसमें आता था सूरसेन में।
अब 3 महाजनपद हो गए, अपन 3 महाजनपद पढ़ लिए, कुरु, शूरसेन और मत्स्य। 3 महाजनपद हो गए। अब अपने जो जनपद दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान का जामगढ़। जामगढ़ की राजधानी, जनपद की राजधानी अही छत्र। अही छत्रपुर। जामगढ़ की राजधानी क्या दे रखी है? अही छत्रपुर। जामगढ़ की राजधानी क्या दे रखी है? अही छत्रपुर। वर्तमान में इसके जो जिले हैं वो याद कर लेना। एक तो अब यहाँ इस क्षेत्र में लिखा है मैंने, तो इस क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? बीकानेर। बीकानेर। और इस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? ये जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र किसमें आता है? जांगल प्रदेश में, राजस्थान में। केवल राजस्थान में स्थित, राजस्थान में वो तो केवल मत्स्य है। कुरु अपने कुछ इलाका, कुरु के अंदर कुछ इलाका राजस्थान का कुरुक्षेत्र में आता था, और कुछ इलाका किसमें आता था? सूरसेन में। लेकिन मत्स्य था वो पूरे राजस्थान के अंतर्गत स्थित था। जांगल जनपद है, महाजनपद नहीं। महाजनपदों में तो ये तीनों आएंगे। ये जनपद है राजस्थान का जांगल, जिसकी राजधानी अही छत्रपुर थी। बीकानेर और जोधपुर इसके क्या थे? जो क्षेत्र थे वो थे। अब देखो, एक आता है सिवी। सिवी जनपद, इसकी राजधानी थी नगरी। सिवी की राजधानी क्या थी? नगरी। सिवी की राजधानी क्या थी? नगरी। अब नगरी थी, वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़, टोंक, ये क्षेत्र में आती है। और सिवी जनपद के सिक्के काफी ये प्रकार के हमारी सभ्यता भी हुई है, नगरी सभ्यता। जो सभ्यताओं में पढ़ेंगे अपन, आपके तो आएगी नहीं, आगे कक्षाओं में आएगी सभ्यता, जिसमें अपन पढ़ेंगे नगरी सभ्यता, जिसमें काफी ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब देखो, मत सिवी जनपद हो गया। सिवी जनपद के बाद में अपने जांगल, सिवी, मथुरा, ये जनपद हो गए। अब देखो, सिवी मत्स्य का वर्णन पढ़ लिया अपन ने। अब राजधानी याद रखना, जांगल की अही छत्रपुर, सिवी की नगरी, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु में कौन कौन से जिले शामिल थे? अलवर, भरतपुर। अब देखो, अलवर है जो कुरु के भी अंदर आता था, मत्स्य में आता था, और सूरसेन में भी आता था। ये अलवर जिला है मान लो। अब इसका कुछ भाग, ये ऊपर का उत्तरी अलवर किसमें आता था? कुरुक्षेत्र में। और ये वाला क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, ये आता था सूरसेन में। अब पूर्व की तरफ पड़ेगा नहीं, पूर्वी क्षेत्र सूरसेन में आता था, और बाकी का मत्स्य जनपद में सम्मिलित होता था। अब देखो, इसके बाद में जो भी अपने जनपद है, राजस्थान के जनपद वो हो चुके हैं। राजस्थान के जनपदों का अपन ने विस्तार पूर्वक वर्णन कर लिया है। अब राजस्थान के जनपदों के बाद में अपन मौर्य मगध के बारे में, जो जनपद था ना मगध, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, मगध जनपद के बारे में। अब देखो, मगध ये काफी शक्तिशाली महाजनपद था। कौन सा? मगध। अधिकतर जितने भी महाजनपद थे, अधिकतर इसमें सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि इसके जो ताकत थी, राजा थे काफी योग्य थे, इसके कारण इनको जिन्होंने काफी अच्छा नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले मगध पर जो राज किया था वो किया था हर्यक वंश ने। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
हर्यक वंश ने मगध पर राज किया था। हर्यक वंश के बाद में हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये तुम्हारे देर नहीं लगा, लेकिन याद करना चाहो नॉलेज के लिए तो रख सकते हो। हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शिशुनाग संस्थापक कौन था? शिशुनाग। उसके बाद में नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक श्री महापद्मानंद। नंदवंश का श्री महापद्मानंद। और अंतिम शासक हुआ था धनानंद। अंतिम शासक कौन हुआ था? धननंद। धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसको मारकर? धनानंद को मारकर। अब धनानंद था वो एक विलासक प्रवृत्ति का, एक जनता में ज्यादा टैक्स वसूल करता था, तो इसलिए जनता के अंदर काफी इसके प्रति घृणा थी। राजा को घृणा की दृष्टि से देखती थी जनता, तो जनता की दुखी हो गई थी इस राजा से, इससे धनानंद से। तो जनता भी ये चाहती थी कि अपने राज्य एक योग्य राजा अपने ऊपर राज करे, एक अयोग्य राजा नहीं हो। तो धनानंद को वो हटाना भी चाहते थे। और दूसरी तरफ विदेशी आक्रमणकर्ता सिकंदर का भी आक्रमण उस समय भारत पर हुआ था। तो मैंने आपको बताया था गांधार की राजधानी क्या बताई थी? तक्षशिला का क्या था? एक विश्वविद्यालय। तक्षशिला क्या था? एक विश्वविद्यालय, जिसके एक आचार्य, काफी प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य ने सोचा कि क्यों न इस जो बाहर का आक्रमणकारी सिकंदर आ रहा है, उसकी सूचना उस समय शक्तिशाली कौन था? मगध का राजा कौन था? धनानंद। 325 के लगभग ये बात है, 325 ईसा पूर्व। मैंने बताया ना ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह से पूर्व की घटनाएं जो ईसा पूर्व में गिनी जाती है। धनानंद था। अब जो चाणक्य थे वो तक्षशिला से कहाँ गए? मगध। तक्षशिला से कहाँ गए? मगध। किसके पास? धनानंद के पास, क्योंकि सबसे ताकतवर उस समय मगध ही था। और मगध ही उन बाहर के आक्रमणकारी यूनानी जो आक्रमणकारी था सिकंदर सीरिया से आया था। सीरिया से होता हुआ ईरान को जीतता हुआ ईरान जीता, फिर मध्य एशिया को जीता, एशिया माइनर को जीता, फिर एशिया माइनर के बाद में उसने अफगानिस्तान को जीता। अफगानिस्तान के बाद में कई नदियों को पार किया, फिर जो अपनी व्यास नदी है वहां आकर उसने पड़ाव डाल दिया, उसको पार नहीं कर सका। तो इस भय से कि भाई दूसरे देश के आक्रमणकारी हमारे देश में आक्रमण करेंगे, इसके भय से चंद्रगुप्त जो चाणक्य थे वो अखंड भारत का सपना रखते थे अपने अंदर कि हमारा भारत एक अखंड भारत हो जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सके। इसलिए वो किसके पास गया? धनानंद के पास में। धनानंद से चाणक्य ने कहा कि सिकंदर एक आक्रमणकारी है जो आक्रमण कर रहा है, आपको इससे क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। लेकिन धनानंद ने उनकी बात को नहीं माना और एक चाणक्य को अपमानित कर कि एक छोटा सा गुरु मेरे को शिक्षा देने आया है क्या? वो अपमानित महसूस हुआ। उसने सोचा मेरे को जागरूक करना है के लिए आया। तो धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और वहां से निकाल दिया। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन मैं तेरा विध्वंस
जरूर करवाऊंगा और एक योग्य शासक को इस पर बैठाऊंगा। तो वो चंद्र चाणक्य थे, वो एक जंगल चल रहे थे, वो जा रहे थे, तो एक जंगल के अंदर एक शिकारी था जो एक खेल खेल रहा था, और उसने काफी छोटे छोटे बच्चों को से कुछ खेल के माध्यम से, जैसे एक कुत्ते को मतलब बच्चों को एक कुत्तों के साथ में भगा रहा था, मतलब कि खाना देते था, खाना पटकता था, और जो बोलता था कि जो भी पहले लेगा उसी का वो खाना हो जाएगा। तो उस जो देखा उसने, चाणक्य ने खेल देखा, तो उसमें एक बच्चा जिसका नाम था चंद्रगुप्त, उसकी योग्यता को देखकर, उसके खेल में रुचि को देखकर और उसकी प्रतिभा को देखकर चाणक्य ने सोचा कि ये जरूर इस पूरे अखंड भारत का सम्राट बनेगा। तो चंद्रगुप्त चाणक्य ने क्या किया, उसको उस शिकारी से 1000 का उस समय जो मुद्रा चलती थी वो चलती थी कासारपण, उसने खरीद लिया। कितने में? 1000 कासारपण में खरीद लिया। और फिर उसके बाद में 322 ईस्वी में, 300 मैं लिख देता हूँ, 322 ईस्वी पूर्व धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य को काफी शिक्षित किया इन्होंने, उनके गुरु ने, चाणक्य ने। और एक दिन धनानंद को मारकर सम्राट कौन बन गया, राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और किस वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की। किस वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की। अब आगे की डिटेल अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। घर पर आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू।